अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं उमर सलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा बात करें सबसे पहले जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की हैं और कल रात या आज अल सुबह कह लीजिए ये स्ट्राइक्स की गई और बिल्कुल इस सारे मामले में पाकिस्तान बार बार अपना जो मुकदमा है वो रख रहा था आलमी दुनिया के सामने कि जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, चाहे जो बन्नू में हालिया हमला हुआ उसकी बात की जाए या इस्लामाबाद में जो हमला हुआ उसकी बात की जाए। और मुतअद्दिद बार पाकिस्तान ने ये पैगामात भिजवाए अफ़गान क़यादत को कि आपके पास दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं, ठिकाने हैं, उनके ख़िलाफ़ आप ख़ुद कार्रवाई करें। लेकिन जब बिल्कुल इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूरी दुनिया को भी एतमाद में लेने के बाद, तमाम तर जगहों पर अपना मुकदमा रखने के बाद पाकिस्तान ने कल एलानिया तौर पर ये इंटेलिजेंस बेस एयर स्ट्राइक्स की हैं। 7 मराकज़, 4 सूबे अफ़गानिस्तान के और 80 से ज़ायद हलाकतों की इतलात हैं। और इससे पहले 2 स्ट्राइक्स पाकिस्तान कर चुका है, लेकिन ना उनको मुकम्मल तौर पर उनका ऐलान किया गया था, ना उस तरीके से उसको तस्लीम किया गया था, ना उसके इनकार किया गया था। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है और ये भी वाज़े किया है ISPR ने कि अब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बिला रियायत कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा था कि इनको इतनी छूट क्यों दी जा रही है, इतनी ढील क्यों दी जा रही है। फिर मुज़ाकरात भी इनके साथ हुए और उसमें भी इनकी हठधर्मी अफ़गान क़यादत की और फिर वाज़े तौर पर भारत की गोद में बैठना, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही थी। और उसके बाद एक ही तवक्को थी, एक ही मुतालबा था जिसको अफ़वाज पाकिस्तान ने कल पूरा किया और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। इसको अफ़गानिस्तान और रंग दे रहा है। गैर मुल्की मीडिया को मुख्तलिफ़ ख़बरें पहुँचाई जा रही हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि जी कोई दहशतगर्दों के हाइड आउट्स नहीं थे, कोई ठिकाने नहीं थे, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है और इस तरह की चीज़ें और इस तरह का प्रोपोगेंडा जो कि अफ़गानिस्तान कर रहा है भारत की मदद से, वो कल से सामने आ रहा है। लेकिन बड़ा कैलकुलेटेड एक पाकिस्तान का ये अटैक था जिसमें इंश्योर किया गया कि जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, जो मराकज़ हैं, उन्हीं को तबाह किया जाए। और जो हम तक इतलात हैं और बड़ी बात वसूख ज़राए से कि वो ये कि कारी ज़रब इस वक्त लगी है, एक बड़ा ही गहरा ज़ख्म इस वक्त लगा है और बहुत डैमेज है जो इन दहशतगर्दों को इस पूरी की पूरी कार्रवाई के नतीजे में हुआ है। और अब जब पाकिस्तान ये वाज़े करता है कि ये सिलसिला थमेगा नहीं, हमने बहुत रियायत आपको दे दी, अब हम इसी तरह ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, तो यकीनन इन दहशतगर्दों की रातों की नींद हराम होगी। अफ़गान हुकूमत की हम बात करें तो उसका जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो यकीनन माजी में भी इसी तरह करते रहे हैं और दोबारा इसी तरह की बात कि हम इसका जवाब देंगे और डिसाइड करेंगे कि कब जवाब देना है। लेकिन जवाब देकर भी देख लें, उसका भी भरपूर जवाब यकीनन इनको मिलेगा। और मुतालबा एक आम पाकिस्तानी का जिसने इस्लामाबाद के मनाजिर देखे हैं, जिसने खैबर पख्तूनख्वा, बन्नू और बाकी इलाकों में दहशतगर्दी देखी है, वो यही कहता है कि किल देम, गो आफ्टर देम, और जो हो सकता है वो करे। और जब हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, मसल है, उसको शो करना चाहिए और पूरी तरह से इनका सर कुचल देना चाहिए। और अगर उसमें ये अफ़गान तालिबान हुकूमत सामने आती है तो जो लाजिम कार्रवाई है इनके ख़िलाफ़, या अगर ये झड़पों में इन्वॉल्व होते हैं बॉर्डर पे, तो वहाँ भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इनके साथ कोई रियायत ना बरती जाए। बहुत इस्लामी बरादर मुल्क हमने करके देख लिया, बहुत रियायत इनको दे दी, बहुत साल इनकी हॉस्पिटैलिटी कर ली, बट इट इज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट दैट दे डोंट डिज़र्व इट। ये बिल्कुल इस बात को डिज़र्व नहीं करते हैं, इनको अब दुश्मन समझा जाए, ये भारत की गोद में बैठे हैं और इनको ऐसा ही जवाब दिया जाए। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर तफसील से बात करेंगे, यही हमारा मौजू रहेगा। फिर कुछ बात हम ईरान की सूरत हाल पर करेंगे, मज़ीद बयानात हैं और बज़ाहिर ऐसे इशारे मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर शायद इट्स मैटर ऑफ डेज़ और प्रॉब्ली मैटर ऑफ आवर्स कि हम कुछ होता हुआ वहाँ पर देखेंगे। इशारे ऐसे मिल रहे हैं, उम्मीद और दुआ हमारी यही है कि मामला टल जाए और ऐसी बात ना हो। फिर कुछ बात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जावेद बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। और जावेद सिद्दीक साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आगा इकरार हारून साहब, मेरे ख़्याल से जिस तरह से ये मेरे जो ख्वाहिशात हैं उनकी तर्जुमानी है ये स्ट्राइक्स, मुझे लगता है कि आपकी भी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनकी भी ये तर्जुमानी है। देर आए दुरुस्त आए, मैं ये कह दूँ, गो कि हम 2 स्ट्राइक्स कर चुके हैं। मैंने वाज़े किया कि ये अलल ऐलान स्ट्राइक है, हमारी कहकर स्ट्राइक है।
पहले हम नहीं चाहते थे कि कोई एस्केलेशन हो, हम आज भी नहीं चाहते हैं, हम बहुत रियायत देते रहे हैं, हम शायद आगे भी देंगे अगर ये इंसान के बच्चे बन के अपना रवैया तब्दील करेंगे। अदरवाइज़ यही जवाब है और इस तरह के जवाबात अब जाने चाहिए। योर टेक सर। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। देर आए दुरुस्त आए भी मैं जो है वो भी मैं आपसे एग्री करता हूँ। और इंसान के बच्चे जो अगर नहीं बनेंगे तो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करने पर हमें मजबूर करते हैं आगा साहब जब ये बात आती है, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन है, हमारा एक पक्का दुश्मन है, हमें पता है, वी नो इट फॉर अ फैक्ट। ये तो आस्तीन के सांप हैं। देखिए यहाँ पे ही तो फ़र्क आता है अरसलान साहब। मैं तो हमेशा से अफगानिस्तान को अपना दुश्मन समझता रहा हूँ। ये आप लोगों को चूरन बेचा गया था कि वो हमारे भाई हैं, क्योंकि हमने अफगान जिहाद करना था। आप ऐसे करें ना, आप खिलाफत मूवमेंट से शुरू होते हैं। क्या किया उन्होंने हमारे साथ? हमें इनवाइट किया 1919 में, हम लोग यहाँ से गए, हमें लूटा गया, हमारी औरतों को रेप किया गया, हमें वहाँ शहीद किया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक, फिर वाहिद मुल्क जिसने पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया यूएन में। फिर 1960, 62, 64, हाँ 60, 62 और 64 फिर अपना बाजोर जो है अपना हमारे पे अपना एक्शन लॉन्च किया गया। क्या नहीं किया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ? ये आपका और मेरा, हमें भी पता था कि वो हमारे दोस्त नहीं है। ये उस वक्त हमारी रियासत की डिमांड एंड सप्लाई थी कि उनको पहले मोहब्बत का वो हमें बताना कि वो हमारे भाई हैं और मुसलमान हैं और ये हैं और वो हैं, और फिर क्योंकि उनको यहाँ लेकर आना था, क्योंकि बड़े साहब को हुक्म था कि हम उनको अपने घर के दरवाजे खोल दें। तो मैं तो इस मामले में बहुत क्लियर हूँ हमेशा से। और जैसे आपने कहा कि वो इंसान के बच्चे बन जाए, वो नहीं बनेंगे, तारीख में कभी नहीं बने वो, अब क्यों बनेंगे वो? देखिए हर कौम की एक तारीख होती है। मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी बगैर किसी की तारीख के उसके साथ रिलेशन नहीं रखता हूँ। ठीक है, चाहे आपको ये बात मेरी अच्छी लगी या बुरी लगे, खानदानों की तारीखें होती हैं, मोहल्लों की तारीखें होती हैं। ठीक है, सही बात। हमारे लाहौर में बताया जाता है फलाना मोहल्ला अच्छा नहीं है, फलाने मोहल्ले में नहीं जाना है। होती है कि नहीं होती? तो आप आ जाए इस पे जो हमने किया उस पर आ जाए। देखिए दो बातें जो है वो प्रोपेगेट की जा रही है। एक ये कि सिविलियंस पे अटैक हुए, और एक कि उसमें जी अपना बच्चे और औरतें मारे गए हैं। यही दो बातें हैं ना जिसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये गुमराहकुन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जी ये इल्जामात, मैं इसको छोड़ दें इल्जामात, मुझे बताएं कि टेररिस्ट पूरी दुनिया में सिविलियंस है कि नहीं है? जी आप डिक्शन से नहीं खेल रहे हैं। हमारे रियासत की प्रॉब्लम ये है, जितने भी दुनिया में टेररिस्ट हैं, रेयर ऑफ द रेयर टेररिस्ट, इजराइल को निकाल दें, इंडिया को निकाल दें कि जो कि बावर्दी भी टेररिस्ट है, बाकी सारे टेररिस्ट सिविलियंस ही होते हैं। अब आ जाए उनके बीवी बच्चों को, ये असूल है टेररिस्ट का, तारीख बोलती है, जहां भी आपने देखा है वो हमेशा अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डाल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये टेररिज्म की तारीख है, उठा के देख लें। तो उनके जो बच्चे जो है और औरतें हैं वो उनकी शील्ड है। ये उनको सोचना चाहिए कि वो उनको अपनी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल ना करें। मैं उनको ना मारूं क्योंकि उनके आगे उनके बच्चे और बीवियां बैठी हुई हैं। मेरे घर आके वो जो सवाल ये है कि ये जो हमारे बेगुनाह मारे जाते हैं, इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, इनके ख़ानदान नहीं हैं, इनके घर नहीं हैं, ये जो हमारे जवान शहादत देते हैं, ये जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब शहीद हुए, इनके क्या दो खूबसूरत बच्चे नहीं हैं, इनकी फैमिलीज नहीं हैं, ये दहशतगर्द क्या इस सबको सोचते हैं? बहुत खूबसूरत बात की, थैंक यू सो मच टू ऐड इन टू दैट। उनके बच्चे नहीं है, हम यहाँ बच्चे सिर्फ टेररिस्ट के हैं, बीवियां सिर्फ टेररिस्ट की हैं, उनकी नहीं है बेचारे जो शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। तो ये दो बातें हमारी रियासत को भी क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर उसमें कोलैटरल हुआ है, इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज को हमेशा से खुद शील्ड बनाया हुआ है, और ये अफगान महाजरीन मुजाहिदीन से शुरू हो जाए, ये हमेशा इनका ट्रेडिशन रहा है। अच्छा, मैं आगा साहब यहाँ पर ये भी क्लियर करता चलूँ, हम इस तरफ जा तो रहे हैं, बट जितना इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है ऐसा है भी नहीं है कि वो बड़ी लंबी फहरिस्त और बड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं, उतना है नहीं है। उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, उस खबर को सामने लाया जा रहा है, और ह्यूमन एंगल इस सब में लाके
पाकिस्तान को गलत ठहराया जा रहा है, कोशिश की जा रही है देखिए, एटलीस्ट बात आलमी ये दुनिया। जब आप कंपाउंड में रहेंगे अपनी फैमिलीज के साथ, क्या आपके कंपाउंड के ऊपर अटैक ना किया जाए कि अब यहाँ पे आपके अलावा आपकी फैमिली भी होगी? अरसलान साहब ये बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, वो एग्जैजरेट तो कर रहे हैं, प्रॉपर गेंडा होता ही एग्जैजरेशन है। ठीक है आगा साहब, पॉइंट आपका आ गया, यहाँ से कंटिन्यू भी करेंगे। मैं ज़रा जावेद सदीक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर लूँ। जावेद साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो रात गए कार्रवाई हुई है, और वाज़े किया है अब ISPR ने कि ये बिला रियायत कार्रवाइयाँ हम करेंगे। नॉट ओनली दैट हमने ये किया है, विल कीप ऑन डूइंग इट वेन एवर वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। एज ए पाकिस्तानी अफसोस है कि एक नेबरिंग मुल्क जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया है, जिसको हमने सोवियत यूनियन की यलगार के बाद 40 लाख अफगानों को हमने पनाह दी, उनकी हर तरह से मदद की, उनकी एक पूरी जनरेशन पाकिस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी, यहाँ तालीम हासिल की। और मैंने खुद अफगानिस्तान में देखा कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए नौजवान उस वक्त 90s के अंदर और उसके बाद भी अफगान हुकूमत में बड़े ज़िम्मेदार ओहदों पर फाइज थे। नहीं तो जावेद साहब, ये जो आज पाकिस्तान के खिलाफ कल रात के बाद बयान दे रहे हैं, ये कहाँ से पड़े हुए हैं? ज़बीउल्लाह मुजाहिद और बाकी लोग कहाँ के? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें वो भूल कर कि अफगानिस्तान को सोवियत फोर्सेस या रेड आर्मी से आज़ाद करवाया और एक आज़ाद अफगानिस्तान जो है उनके हवाले किया। फिर उसके बाद 9/11 हुआ और उसके बाद एक मरतबा फिर ये सारी सूरत हाल पैदा होती रही। पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत कुछ किया और अब हमारा ख्याल था कि अमेरिका और नेटो के निकलने के बाद अफगानिस्तान में जो तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसके होते हुए हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे और एक तवील जो कशमकश और मुखासमत और दुश्मनी की फ़ज़ा ख़त्म होगी। अफसोस इस बात का है कि उन्होंने सब कुछ, पाकिस्तान की सारी दोस्ती, सारी कुर्बानी, सारी बर्दाश्त और हर चीज़ बुलाकर पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया। और TTP और दाइश और अलकायदा और दूसरी उसके एफिलिएट्स जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अदब बनाया जाता है, पुलिस को अदब बनाया जाता है, इवन सिविलियंस, बेगुनाह सिविलियंस को भी टारगेट किया जाता है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान उनको बार बार मुतनब्बे करता रहा, पाकिस्तान उनके साथ डायलॉग करता रहा, पाकिस्तान की मिलिट्री टू मिलिट्री बेसिस के ऊपर अफगान मिलिट्री के साथ बात हुई कि ये कार्रवाइयाँ ख़त्म करें, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज न करें, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और नेबरिंग कंट्री है, आपको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन उन्हें हमारी कोई बात नहीं मानी तो फिर तंग आमद बजंग आमद, ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं पक्तिया में और नेबरिंग जो नंगरहार वगैरह इस इलाके में, वो पाकिस्तान ने मजबूरन की हैं। अब एक सब्र की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। पाकिस्तान जो है वो इनको बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। UN ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि TTP जो है ये पाकिस्तान के अलावा कई और मुल्कों के लिए भी खतरा बनती जा रही है। तो ये खुद ही ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि इनकी नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान भी है, ईरान भी इनके साथ, उसको भी शिकवे इनसे, और उज़्बेकिस्तान के ऊपर भी इन्होंने हमले किए हैं। ये सारा कुछ जो है मिल मिला के इनकी नेबरिंग कंट्रीज जो है, अफगानिस्तान की जो पड़ोसी मुल्क है, वो इनकी इन पॉलिसियों से, इस दहशतगर्दी से आजिज आ चुके हैं। सो पाकिस्तान के पास अब क्या चॉइस थी? उसने बॉर्डर बंद किए, तजारत इनकी ख़त्म की इनके साथ कि शायद ये कोई सबक सीख लें, लेकिन इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा और ये मुसलसल वही दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और जावेद सदीक साहब, पॉइंट आपका आ गया, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर जावेद बलोच साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जावेद साहब की जानिब दोबारा जाऊंगा, होपफुली इट इज़ फिक्स्ड नाउ। जावेद साहब, योर टेक ऑन द मैटर, आप कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा एपिसोड रात से हुआ है और उसके बाद से जिस तरह आज पूरा दिन इस पर हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेजेस एंड चीज़ें, तालिबान हुकूमत के बयानात, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इसे आप?
देखें अरसलान, ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये लास्ट एंड फाइनल स्ट्राइक नहीं होगी। इसके बाद भी ये सिलसिला जैसे कि हम देख रहे हैं ये जारी रहेगा, क्योंकि अफगान तालिबान हुकूमत ने जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी कोई नहीं, और ना ही ये दहशतगर्द तंजीमें उसके कंट्रोल में हैं। वो खुद जो है वो इन तंजीमों को पाल रहा है अफगानिस्तान, और यही अफगानिस्तान है जो इन दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए है, इनको शेल्टर देता है, और ये उसी का शेल्टर लेके जो है ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को निशाना बनाते हैं, हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, और हमारा अमन तबाह करते हैं। अब मामला आ रहा है कि जो स्ट्राइक हुई 80 से जायद तो अब तक की इतलात के मुताबिक जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं, और अभी इतलात ये आ रही हैं कि ये तादाद जो है वो तकरीबन 150-200 तक जा सकती है। अभी जो सिक्योरिटी राय से चीजें सामने आएंगी और मजीद तो उससे पता चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो तकलीफ हुई है इंडिया को अरसलान, कि जो उसका अलाई है, जो अफगानिस्तान उसकी गोद में बैठ के जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, और जो है वो इंडिया धमकियां दे रहा था कि हम अफगानिस्तान से के साथ मिलके पाकिस्तान को अटैक करेंगे। तो हमने तो कहा, आपको याद होगा DGISPR की एक प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे आप इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलके आए या किसी और के साथ मिलके आए, हम तैयार हैं। नहीं, अब तो इन्हें जाहिर है अफगानिस्तान से मिलके आना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो करके अकेले देख लिया, इनके बस की हाँ बात जी, नहीं। करके उसने अकेले देख लिया। अब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अरसलान, जो आपने बात की, कभी तो ये कहते हैं कि जी खवातीन और बच्चे थे, कभी कहते हैं कि जी मस्जिद को निशाना बनाया गया, कभी कहते हैं जी मदरसे को निशाना बनाया गया। जिसे ये मदरसा कहते हैं, बेसिकली वो ट्रेनिंग कैंप थे उनके। जी जी। जिसे वो मस्जिद कहते हैं वो उनकी पनाहगाहें थी, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने तो बार बार, जैसे जावेद सिद्दीकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने तो बार बार जो है उन्हें अफगान अबूरी हुकूमत के साथ डायलॉग भी करके देख लिए, उन्हें शवाहिद भी दे के देख लिए, उन्हें हर तरह से जो है वो डोजियर दे के देख लिए, लेकिन नहीं माने। तो अब ये डंडे की कौम है भाई। अरसलान भाई, हम तो कई दिहाइयों से इन्हें पाल रहे हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा इनकी मेहमान नवाजी की है। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि इतने लाखों महाजरीन को जो है वो पाला जाए, यहाँ पे उनको सेहत की सहूलत दी जाए, उनको हेल्थ एजुकेशन कारोबार दिया जाए, और फिर वही लोग जो है आप पर अटैक भी करें, वही लोग आपको मारें भी सही। मोर देन 70% वाकयात में ये दहशतगर्द जो है इनका तल्लुक साबित हुआ है अफगानिस्तान के साथ, इनकी आईडी जो है वो साबित हुई है अफगानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा? इनफ इज इनफ। और ये इस साथ जो है वो, जैसे अपने पहले बात कर रहे थे कि आपके हैं, मेरे हैं, इकरार के हैं, ये पूरी कौम ये चाहती है कि आप जिस गली मोहल्ले में आप जाके देख लें, जिस गली मोहल्ले में ये लोग रहते होंगे यहाँ पाकिस्तान में, वो पूरा मोहल्ला उनसे तंग होता है, पूरा एक कम्युनिटी उनसे तंग होती है कि ये लोग जो है वो जैसे बिहेव करते हैं, जैसे जो है वो वारदातें करते हैं, जैसे कत्लो गारत करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है, पाकिस्तान की कौम जो है वो सबसे पहले है। हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज जनाजा देखा हमने लेफ्टिनेंट कर्नल का मानसेरा में, उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी जो है वो रोते हुए छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए, इस कौम पर जो है वो कुर्बान हो गए। लेकिन बात ये है कि ये सिलसिला पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो है वो मजीद लाशें जो है वो नहीं उठाएंगे, हम मजीद जो है वो लोगों की शहादतें नहीं देखेंगे, हम मजीद जो है अपने मासूम शहरियों की शहादतें नहीं दे सकते, उनके जनाजे नहीं उठा सकते। और जहां से ये लोग आते हैं उन्हें वहीं से जो है, अब ये UN चार्टर जो है ये अलाउ करता है अरसलान के, अगर किसी मुल्क की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो ये UN चार्टर आपको राइट देता है कि आप उसके खिलाफ उसके अंदर जाके उसको कार्रवाई कर सकते हैं। और यही पाकिस्तान ने अपना हक दिफा जो है वो इस्तेमाल किया है, कोई और बात नहीं की। हमारा हक था अपना दिफा का, वो हमने इस्तेमाल किया। अब ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पहले हमने इन्हें सबक सिखाया, अब जो तशकीलात आती थी उसकी भी सुन लें। तशकीलात में जो चीज़ें थी कि बॉर्डर, जाहिर बात है अफगान बॉर्डर पे फेंस लगी हुई है, फेंस को काटना, क्रॉस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो अफगान फोर्सेस जो है हमारी पोस्टों पर फायरिंग करती थी,
और हमारी पोस्टें जारी बात है जब एंगेज होती थी तो वो दहशतगर्द जो है वहां से नीचे से, चूंकि पोस्ट एंगेज होगी अफगान फोर्सेस के साथ, तो वो दहशतगर्द जो है उनको शेल्टर मिला और वो शेल्टर लेके जो है वो फेंस काट के या किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हाल है अफगान अबूरी हुकूमत का, और ये वाहिद अबूरी हुकूमत है कि जिसको कई साल हो गए हैं ये अबूरी चल रही है, ना इसका कोई दुनिया के साथ मैं ताल्लुक है। ये इनको ना मैं तालिबान मानता हूँ, ना मैं इनको एक अबूरी हुकूमत मानता हूँ। ये इट्स अ बंच ऑफ पीपल, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये आप कह लें कि किराए के कातिल लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। दे आर अप फॉर सेल। इनको ये बिकने के लिए हरदम तैयार एक टोला बैठा हुआ है। इसको जो रेट लगाएगा, जिस तरफ चढ़ाएगा, ये उस तरफ चढ़ जाएंगे। ये इनकी औकात और असलियत है। बाकी तालिब ये नाम के हैं, ये तालिब नहीं हैं, तालिबान ऐसे नहीं होते। इंसानियत वैसे इनके खत्म है ही नहीं है इनके अंदर। वीडियोस देखें वहां की कि उनकी जो खवातीन हैं वो भीख मांग रही हैं, और जो है उन्हें तालीम की सूरत नहीं है। उनकी औरतों को जो है वो इतना स्नब किया गया है, तालीम उन पे बंद कर दी गई है, बच्चों पे जो है वो तालीम बंद कर दी गई है, हेल्थ उनके पास है नहीं, ना कोई उनके पास कोई और फैसिलिटी है। तो ये कैसा मुल्क है? ये तो आप कह रहे हैं कि एक ग्रोह है। मैं तो इसे कहूंगा कि ये जानवर हैं कि जो बंधे हुए हैं। कभी एक जो है वो हांका तो उधर चले गए, कभी हांका तो वहां चले गए। तो ये कहाँ का इस्लाम है? ना इनका कोई इस्लाम है, ना इनका कोई दीन है, ना इनका कोई मजहब है, ना इनकी कोई वैल्यूज हैं। और ये उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें ये खाते हैं, उसी को जो है वो मारते हैं जिसके साथ ये रहते हैं, उसी को जो है वो दगा देते हैं जिसके साथ ये काम करते हैं। तो ये कैसी हुकूमत है? ये कैसा मुल्क है? बलोच साहब, पॉइंट आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की जानिब। आगा साहब, डोनाल्ड ट्रंप मायूस हैं, कह रहे हैं मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज क़ुव्वत जमा होने के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। इस पर ट्रंप मायूस हैं, और सदर ट्रंप ये जानना चाहते हैं कि ईरान ने अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। जब इतनी चढ़ाई हम कर रहे हैं, एक बेड़ा हमारा पहुंचा, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दूसरा बेड़ा हमारा रास्ते में है। मुख्तलिफ़ ममालिक, यूरोपियन ममालिक में, गालबन पोर्चुगल में पढ़ रहा था आज ही खबर, वहाँ पर इन्होंने बेसिस पे अपने तैयारे ला के खड़े कर दिए। स्ट्रेटजिकली सब कुछ सब जगह प्लेस कर दिया है। तो ये समझ रहे थे कि इतना प्रेशर डालने से ईरान सर झुका देगा, लेकिन ईरान ने वाज़े किया है कि हम सर झुकाने पर हमें मजबूर करें, हम फिर भी नहीं होंगे। हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, सो मच सो कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं। फिर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई गुज़िश्ता हफ्ते, वहाँ पर अलल ऐलान, अब ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रहेगी। रज़ा शाह पहलवी, बाकी लोग खड़े होकर कह रहे हैं जी रिजीम चेंज, वहाँ पर टॉपल करें, गवर्नमेंट टॉपल करें, उसकी कोशिशें कर ली, अमेरिका ने कर ली। वेयर इज़ इट हेडिंग? आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा है कि डिमांड है इजराइल की और वो अमेरिका ने पूरी करनी है। कब करनी है ये भी इजराइल फैसला करेगा। क्या क्या कैपेसिटी है वो बेसिकली अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं कि ईरान की कैपेसिटी क्या है। ठीक, और उसमें दो एक ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक, वो उनको समझा रहे हैं कि ये हरकत ना करें आप। लेकिन वही बात है कि फ़ैसला उन्हीं ने करना है, वो किसी के कहने पे नहीं करना। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिकली जब करना है तभी करना है। वो क्यों परेशान है? इसलिए कि यानी कि अनफॉर्चुनेटली जो होता है ना कि एडवर्सरीज होते हैं, अभी तक ईरान को ना तो यूएस का या ग्लोबल नॉर्थ का जो एडवर्सरी समझे जाते हैं दुनिया में, वो दो समझे जाते हैं, एक रशिया और एक चाइना। तो ना रशिया की तरफ से कोई सपोर्ट नज़र आया, ना चाइना की तरफ से कोई सपोर्ट नज़र आया। चाइना से जो जहाज़ ख़रीदे हैं, कहाँ जा रहा है ख़रीदे हैं, कुछ शॉर्टेज भी की गई हैं, बस वही हैं। तो डेफिनेटली अमेरिका को नाराज़गी तो होगी कि ये अकेला तनहा खड़ा है ईरान, ना इसके साथ कोई मुस्लिम मुल्क है जिसने अनाउंस किया होगा कि ईरान पे हमला, मुझ पे हमला, ना रशिया का नज़र आ रहा है कहीं, ना चाइना का नज़र आ रहा है, फिर भी ये खड़ा है। परेशानी की तो बात उसके लिए है ना, वो बेसिकली फारस की तारीख हमें पढ़नी पड़ेगी। हमें फिर हमें समझ आ जाएगा कि ईरानी और नस्ल होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है जी। और ईरानी नस्ल जो है वो कभी बो डाउन नहीं हुआ था। तो वो आखिरकार, मैंने थोड़ी देर पहले जब आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि मैं तो स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, मैं तो नस्ल पे चलता हूँ। ठीक, पेडिग्री। तो ईरानी नस्ल को
यानी कि वो मर जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। और फिर आप ये भी देख लें कि वो मानने वाले किसके हैं। वो उसके मानने वाले हैं जिसको पता था कि मेरे पूरे खानदान को शहीद कर दिया जाएगा। उसने कहा मैंने शहादत लेनी है लेकिन खड़े रहना है। ये है हिस्ट्री ईरान की, और ये उनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट जानते हैं, ऐसी बात नहीं जानते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे पसंद है ना, वो उनकी तमाम जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है ना, उनके पेपर वर्क उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव एक्सपर्ट से करवाया होता है। उनको पता है ईरान क्या है, ईरान खड़ा है। लेकिन बहरहाल मैं फिर यही कहूँगा कि ईरान को भी थोड़ा संभल के चलना चाहिए। दुनिया बड़ी जालिम है, किसी ने उसके बाद कोई मदद करने के लिए नहीं आना। ये आगा साहब आपने बड़ी जो आज आपने ये जो नई बात की है ना, नस्ल पर जाना, या ये तो जानवरों की भी पेडिग्रीज होती हैं, उनकी भी खसलतें आप उससे तय कर सकते हैं, और बड़ा मैटर करता है ये। और कि ये कोई कौम कैसी है, कितनी रिजिलियंस है उसमें, कितना डट के खड़ी होगी, झुकेगी, बिकेगी, नहीं बिकेगी। एक तरफ हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उसकी भी खसलत हम जानते हैं जिसको हमने पहले तज़किरा कर दिया। एक तरफ ये हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और हम इनके लिए बड़े अच्छी पॉजिटिव सोच और अप्रोच रखते हैं। देखिए बात ये कि आपने वो सब्जेक्ट ही ख़त्म कर दिया, मैं इसलिए बात नहीं कर सका। बहुत बातें आपसे करनी थी। छोटी सी बात अगर आपकी मर्जी से, इजाज़त से। जी। मुल्ला अमीर मुर्तकी से मेरी बड़ी गपशप होती थी 1995 में, जब मैं कवर कर रहा था WTM के लिए अफगान वार, और ये ज़माने में भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। तो ये 11 साल की उम्र पाकिस्तान आया था और फैसलाबाद में पढ़ा हुआ है। लेकिन एक दफ़ा गुफ्तगू में मेरी इससे ना, दो बंदे अभी मौजूद हैं, एक अल जज़ीरा में काम करता है और एक और आदमी, वो भी बैठा हुआ था। तो यही बातें मैंने सारी की जो आपने भी की है कि जी हमने आपको मेहमानदारी, आप तो आपके लिए आप हमारे मेहमानदारी है। उसने कहा किसने बुलाया था? आपने खुद बुलाया था, हमें, हम नहीं आए थे। और जो कुछ आपने हमारे लिए किया, 95 की बात कर रहा हूँ, 95 की, 95 की, दो बंदे जिंदा मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई आपने हमें बुलाया था, हम तो नहीं आए थे। तो अब आपने बुलाया था तो फिर बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया था। तो उनका जो एरोगेंस लेवल था वो 95 में भी यही था। क्योंकि आखिरी बात करूंगा और ये रिलेट होगा इसके साथ, ईरान के साथ। अफगान्स बेसिकली हिस्टोरिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही वो फारस को पसंद करते हैं। इसीलिए आर्याना और अफगाना था। सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ ये किया हमारे हिस्टोरियंस ने, खासकर पाकिस्तान के हिस्टोरियंस ने, आर्याना को खत्म ही कर दिया। आज किसी बच्चे से पूछिए आर्याना क्या है, वो कहेगा किड आर्याना। अफगानिस्तान हैड बीन टू नेशंस, आर्याना एंड अफगाना। आर्याना थी जो उनकी नॉर्थ जिसको आप कहते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया और ईरान के बॉर्डरिंग एरियाज थे, और बाकी जो नीचे वाला एक चीज़ आगा साहब क्विकली मुझे बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इंडस सिविलाइजेशन को पसंद क्यों नहीं करते? कि ये तरक्की याफ्ता थे, दे वर वे अहेड ऑफ देयर टाइम, इसलिए ये इनको पसंद नहीं। एग्जैक्टली। तो ये शुरू से इनका मसला है कि ना ये खुद तरक्की करेंगे ना किसी को करने दे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं जावेद साहब की जानेब आता हूँ, जावेद सदीक साहब की जानेब आता हूँ। जावेद साहब, ईरान के मामले पर सर ज़रा बताइएगा। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा, अब दोबारा से तैयारियां हैं। अब तक सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं, ये कि फोर्सेस करीब लेकर आओ, तैयारी करो, एक समा बनाओ कि उससे ये हथियार डाल दें और इनकी मर्ज़ी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये एग्री हो जाएं। वो ईरान ने कहा है कि एक तो हम न्यूक्लियर यूरेनियम की अफसूदगी कर नहीं रहे हैं, न्यूक्लियर का हमारा इरादा नहीं है, मिसाइल प्रोग्राम हम तक नहीं करेंगे, आए आगे बात करते हैं। अब क्या है ये, इतनी ज़्यादा मूवमेंट पे ख़र्चा है, प्लेसमेंट पे ख़र्चा है, सिर्फ प्रेशर तो नहीं है। सो ये कुछ ना कुछ करने जाएंगे इज़राइल का, या जब ये चाहें ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है? हाउ डू यू सी इट? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि उनके ये दावे कि जो पहले वार हुई है जिसमें उन्होंने मिलकर इज़राइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो उनका ख्याल था और उनका दावा था कि उन्होंने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है, और ये कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिग्रेड कर दिया गया है इस एक्सटेंट तक कि अब उनमें वो फैसिलिटी या वो एबिलिटी नहीं रही है। ईरान का ये कहना है कि उनकी तमाम तर इन दावों के और इन कोशिशों के
हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी बाकी है और उसको कोई सब्सटेंशियल डैमेज उसको नहीं हुआ। और अभी कल ही ईरानी सफीर ने मुझे एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये मुज़ाकरात किसके ऊपर कर रहे हैं? जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के ऑन न्यूक्लियर इश्यूज और उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो इसका मतलब है अगर वो तबाह हो चुके हैं उनके बकौल यानी अमेरिका और इसराइल के, तो मुज़ाकरात किस पे कर रहे हैं फिर? इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम अभी इंटैक्ट है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, उसको ज़्यादातर जो है वो मोटिवेट कर रहा है या शय दे रहा है वो इसराइल दे रहा है। ख़तरा इसराइल को है, अमेरिका को ईरान से एज सच उसके मिसाइलों या उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है। टारगेट उसका इसराइल है और इसराइल को ये पता है कि इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, उसके लिए जो थ्रेट है वो ईरान है। और ईरान ने जब उन्होंने स्ट्राइक की इसराइल ने ईरान के खिलाफ, तो उन्होंने पहली दफ़ा किसी इस्लामी मुल्क ने या इस खित्ते के मुल्क ने बराह रास्त इसराइल पर हमला किया, तल अबीब को निशाना बनाया और ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो स्ट्राइक करके उनके बड़े बड़े उनकी बिल्डिंग्स को, उनके न्यूक्लियर उनकी जो फौजी इंस्टॉलेशंस थी और उनके जो टारगेट्स थे, वो डोम जो उन्होंने बनाया उसको भी उन्होंने टारगेट किया जी। और मिसाइल लगते हुए नजर आए। और इससे जाहिर होता था कि वो एक वल्नरेबल ताकत है। वो उसका जो ये दावा है और ये जो उसका एक पोस्चर है कि हमें कोई फतह नहीं कर सकता, हम इनविंसिबल है, हम नाकाबिल तस्खीर है, उस मिथ को ईरान ने उन 10-12 दिनों के अंदर बिल्कुल एक्सप्लोड करके रख दिया, तबाह कर दिया। अब ईरान के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि बिल्कुल वो कंप्रोमाइज करे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ख़त्म करे और इनरिचमेंट का सारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म करे। वो कहते हैं कि हम एटमी हथियार नहीं बना रहे, हम तो इनरिचमेंट कर रहे हैं फॉर पीसफुल पर्पसेस, और ये उनका राइट है। अगर ये राइट इसराइल को है, ये राइट कई और मुल्कों को भी है, अमेरिका को भी है और बाकी कई मुल्कों को ये राइट है कि वो पीसफुल मकासद के लिए, पुरअमन मकासद के लिए एटमी रिसर्च करें और अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह बनाए। तो ईरान को कैसे इससे महरूम किया जा सकता है? सो वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने ये तजुर्बा कर लिया है कि एक छोटी सी कौम वियतनाम, जिस पे उन्होंने 60 और 70 की दहाई में मोहलक तरीन उस वक्त के हथियार इस्तेमाल किए और नेपाम बम और बड़े बड़े दूसरे बम इस्तेमाल करके उसके बिल्कुल उसको स्नैच कर दिया था, वो कौम आज जिंदा है। और आपको पता है कि वियतनाम इस वक्त इकोनॉमिकली एक पोर्टेंट पावर बन चुका है और अमेरिका उसको रोए जमीन से मिटा नहीं सकता। ईरान की तो हजारों साल की तारीख है। ईरान एक ऐसी कौम है जिसकी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। चाइना, ईरान और ये फारस की जो तहजीब है ये हजारों साल की है, इसलिए वो दे टेक प्राइड इन देयर हिस्ट्री, इन देयर सिविलाइजेशन एंड इन देयर, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इस तरह आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। और उन्होंने साबित किया है पिछले 50 साल में तमाम सैंक्शंस के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद, कि वो हर तरह का प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं और वो रेजिलिएंट कौम है। और इस तरह आसानी से जावेद साहब पॉइंट आ गया। जावेद बलोच साहब का भी क्विकली लेना चाहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले पर। जावेद साहब, जावेद बलोच साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बज़ाहिर मैंने जैसे आगाज़ में कहा था कि इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि शायद अब ये चंद दिनों की या लम्हों की या घंटों की बात है, कुछ शुरू हो जाएगा, क्योंकि बयानात ऐसे हैं, माहौल ऐसा बन रहा है। ऐसा ही कुछ आप भी समझ रहे हैं या मुख्तलिफ आपकी राय? देखें अरसलान, आपकी बात ठीक है, ये जंग तैयार है। एक बहरी बेड़ा जो है उसका ऑलरेडी हम मौजूद है, दूसरा जो है वो एयरक्राफ्ट से लदा हुआ जो है वो बहरी बेड़ा पहुंचने वाला है। पुर्तगाल में उसके सारे जेट्स तैयार खड़े हुए हैं और ये तैयारी जो है वो सिर्फ
डायलॉग के लिए नहीं है, सिर्फ जो है वो टेबल टॉक के लिए नहीं है। टेबल टॉक हो रही है, लेकिन ये मुज़ाकरात ये कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि एक रेड लाइन है ईरान की, और उस रेड लाइन से वो आगे नहीं जाएगा। और अमेरिका देखें, ये जंग, जैसे जावेद साहब ने कहा ना कि इसराइल को ईरान ने सबक सिखा दिया, और इसराइली अवाम जो है वो तल-अवीव जो है वो छोड़ के फरार होने लगी। तो ज़ेरे इसराइल ये ज़मीन जंग हार बंकर्स गया। में छुपे रहे सर कितने कितने दिनों जी, तक वहाँ। ये जंग इसराइल जो है वो हार गया, और अब अमेरिका जो है इस जंग में कूद रहा है। और ये सारी तैयारी जो है वो सिर्फ डायलॉग के लिए नहीं है इस्लाम, के सिर्फ जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए पहले भी हमला कर चुका है जो है वो अमेरिका, और अब भी जो है वो जंग जो है वो शुरू करने वाला है। और अब ये मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा देर लंबी ये कुछ दिनों की बात है, ये कुछ ना कुछ होने वाला है। और इससे ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होगी, ये भी आप नोट कर लें। ये जंग सिर्फ इन दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगी, ये जंग फैल सकती है। इसमें पाकिस्तान भी यहाँ पे मौजूद है, इसमें सऊदी अरब मौजूद है, इसमें यूएई मौजूद है, इसमें तुर्किया मौजूद है, इसमें चीन, रूस जो है वो इस खित्ते में मौजूद हैं। तो इस जंग का दायरा जो है वो फैल सकता है, क्योंकि बाकी मुल्क जो है वो जो है वो असरअंदाज होंगे, इस पर असर पड़ेगा। और जाहिर बात है जो है वो बाकी मुल्क खामोश नहीं रहेंगे। और फिर बात रही कि अब अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका रजीम चेंज करने की कोशिश करेगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो पहली कोशिश की गई जब प्रोटेस्ट हुए गए, इंतशार फैलाया गया, उससे नहीं हुई। अब दोबारा से ये एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि शायद जो है वो रजीम चेंज हो जाए, अटैक किया जाएगा, और अटैक करने के बाद जो है वो रजीम चेंज हो जाएगी। तो रजीम चेंज होने से या रजीम चेंज करने से मामला हल नहीं होगा। जैसे कि आपने बताया कि खामनाई ने भी अपना एक जो है वो जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं, और ये ईरान पूरा एक स्टेट है, मुल्क है, और ये मुल्क ऐसे नहीं चलते। ये सकाफत जो है, ये एक जो हिस्ट्री है वो ऐसे नहीं चलती, इसके पीछे एक पूरी लंबी एक कहानी है। तो अब अपना हरमन पे जो एक्सरसाइज हो रही है ईरान की पासदारान इनकलाब की, वो भी एक आप उसको भी जरा माइंड में रखें कि अगर जंग अमन अगर ईरान पर ये जंग मुसल्लत की जाती है, तो फिर ईरान के पास ऑप्शन मौजूद हैं कि वो उसने कहाँ से किसको हिट करना है। अब देखें, ईरान के चलें और कुछ नहीं तो उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी बात कर लेते हैं कि अगर उसके मिसाइल जो है वो अमेरिका नहीं जा सकते, या इसराइल जाते हुए उन्हें कुछ वक्त लगता है, तो जो बहरी बेड़ा खड़ा हुआ है ईरान के पास, उस तक भी ये मिसाइल जा सकते हैं। खित्ते में जहां अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, उस तक ये मिसाइल मार कर सकते हैं आसानी के साथ, और विद इन नो टाइम जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए, ईरान को भी ये सोचना चाहिए कि कोई म्यूचुअली जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग हो, जो है वो तुर्किया कभी नहीं चाहेगा, रूस कभी नहीं चाहेगा, चीन कभी नहीं चाहेगा कि खित्ते में जो है वो ऐसी एक जंग मुसल्लत की जाए। तो अमेरिका को भी प्रेशर का तो सामना है। दुनिया के बाकी मुल्क जो है, जो खित्ते के स्पेशली जो मुल्क हैं, वो भी उसको बार बार ये तंबीह कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि ये जंग मसले का हल नहीं है, और ना ही जो है। अब देखें, वही बात आ जाती है कि अगर अमेरिका का दावा हम देखें कि उसने इतने बड़े बम जो है वो गिरा के दावा किया कि उसका जो यूरेनियम है या एटमी सलाहियत है वो ख़त्म कर दी गई है, तो फिर अब डायलॉग किस बात के, फिर राइट जावेद साहब, कोई पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा क्विकली एक आखिरी मामले पर ज़रा कमेंट लेना चाहूँगा, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। आगा इकरार हम सब बहुत कुछ बातें होती हैं और होती चली आ रही हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा रिगार्डिंग पीटीआई, बट सिर्फ अब एक जो नया एक एंगल नज़र आया है वो ये कि खींचातानी की एक जंग है। और क्या वाकई ऐसा है, इशारे मिल रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा पार्टी हाईजैक करने की कोशिशों में दिन रात लगी हुई हैं। इख्तलाफात बड़े खुल के सामने आ गए हैं, बयानात बड़े खुल के सामने आ गए हैं। लोगों का मानना ये है कि वो आज भी पार्टी कंट्रोल करना चाहती हैं, और इन फ्यूचर भी उनकी ये कोशिश है कि वो टेक ओवर कर लें और ये पार्टी वो चलाएं, और वो कोई डबल रोल प्ले करती हैं।
ये बातें चल रही हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे इस पर राय लेना चाहूँगा। देखिए कल्ट है ना, तो कल्ट यूजुअली गद्दी नशीन कल्ट में होता तो है। तो पहले उन्होंने गद्दी नशीन बनाने की कोशिश की थी अपने बुशरा बीबी को, वो भी क्योंकि जेल में है, तो अब कल्ट की गद्दी नशीन जो है वो हलीमा खान होगी। कौन सी बड़ी बात है इसमें, यही उसकी नहीं, कल्ट बट की यही दिस इज अगेंस्ट द विल ऑफ इमरान खान साहब। वो मुझे तो इतलात नहीं, और आई डोंट, नहीं बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है, तो ये टोटल प्रोपेगेंडा है जो अच्छा, ये लोग कह रहे हैं ना कि ये ही हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आएँ। हलीमा खान साहब इज़ वन ऑफ देम। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ। ये बेसिकली प्रोपेगेंडा पीटीआई के खिलाफ। अलीमा खान अच्छा। नहीं चाहती है कि इमरान बाहर आए, मैं नहीं बाय करता इसको। पर पार्टी वो टेक ओवर करना चाहती हैं विद द विल ऑफ इमरान खान। डेफिनेटली, क्योंकि वो गद्दी नशीन वो होगी। आप समझते हैं वो सूटेबल गंदी नशीन होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। सूटेबल की बात होती है, कल्ट में फैसले होते हैं सिर्फ कल्ट लीडर के। जो कुछ आज तक किया है इस कल्ट ने, कोई सही फैसला किया? बकौल आपके वो कल्ट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और फिर वो मान लेगा हलीमा खान साहिबा को अपना लीडर। वो जो कहेंगे आप कहेंगे इस दीवार के पीछे एक आदमी है जिसकी शक्ल भी नहीं है, और खान ने कहा इसको मानो वो मानेगा। कल्ट यही होता है भाई, हमेशा मैं कहता हूँ कल्ट पढ़ लें। नहीं, बहुत पढ़े हुए हैं। देख अमली तौर पर हम पहली दफ़ा रहे बस देखिए, तारीख की किताबों में, डॉक्यूमेंट्रीज में अमेरिका से बहुत सारी शख्सियात आगे पीछे, जी, उनके जी, अपने जी, बस। जजीरे, इज्तिमाई खुदकुशियाँ, ये आप सब enjoy हमने करें, आप कल्ट को, पढ़ा हुआ, आप कल्ट को एंजॉय करें। देख अब रहे हैं अमली तौर पर। वो हाँ। इस सदी में नहीं थी उम्मीद देखने की, पर देख रहे हैं। जावेद बलोच साहब, आपकी क्या अंदरूनी खबर, आपके पास क्या है, इतलात क्या है, ये क्या हो रहा है? नशीनी तो तब होती है ना, गद्दी नशीन तो तब होता है बंदा के जो गद्दी नशीन हो वो साइड पे हो जाए। अब आप इसको किस एंगल से लेते हैं, या पीटीआई वाले किस एंगल से ले रहे हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही कि खान साहब जो है वो बाहर आएंगे, या उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इज नो मोर, तो इसलिए ये लड़ाई जो है वो चल रही है। और मैं मेरा थोड़ा सा मौकफ अलग से है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब अडयाला से बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये जो रस्साकशी है, ये जो सियासत चल रही है, ये जो है वो मिलियंस के व्यूज मिल रहे हैं लोगों को, और एक एक बात जो है वो लोग जो है उसको फैला रहे हैं, तो ये बंद हो जाएगा। ये सियासत जो है वो सारी बंद हो जाएगी। ये खेल उसी वक्त तक है जब तक वो अंदर है, और जब तक जो है उसे हमदर्दी का एक जो है वो आप कह रहे हैं कि जो अंसर है वो उसके साथ है। तो अगर ये चीज़ बाहर आ जाती है, या वो बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये कहाँ बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब और ये बाकी लोग जो है वो ये कहाँ जाएंगे? हलीमा खान पहले कहाँ थी? तो इसलिए वो किसी ने सही कहा कि इनकी उम्र जो है वो अब ऐसी है कि वो अपने पोते पोतियों को खिलाती हैं वहाँ पे घर में बैठ के, लेकिन वो यहाँ पे डेला में आके अपना जो है वो टाइम स्पेंड करती हैं और मीडिया टॉक करती हैं, मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। तो देखें, पॉलिटिक्स तो हो रही है। फॉरेन अब मीडिया पॉलिटिक्स जो है, अलीमा खान और आप देख लें अली मीर गन्नापुर और सुहेल अफरीदी को देख लें, तो ये कुछ नया होने वाला है। आप इसको ये कब होता है ये अब तय करना बाकी है कि वक्त का फैसला क्या करता है। ये कुछ ना कुछ होगा इनके साथ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।